हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके 2 पेपर मैथ के हो चुके हैं। सिर्फ आपका एक पेपर है जो ऑप्शनल टाइप थर्ड पेपर बाकी रह गया था, जिसका नाम है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, जिसमें आपकी कॉनिक्स की बुक, 3 डायमेंशनल की बुक और वेक्टर कैलकुलस की बुक आनी है। तो ये पेपर आपको ऑप्शनल टाइप होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए ये पेपर जो है वो भी ऑप्शनल टाइप तैयार किया गया है, जिसमें क्वेश्चंस हैं और आंसर्स है और उसके कुछ हिंट्स हैं। यानी आपको सोल्यूशन पूरा नहीं बताया गया, आपको सिर्फ हिंट्स दिया गया है। आप घर पे बैठ के आराम से उस हिंट्स के ज़रिए क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स पेपर थर्ड। पेपर का नाम है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, फिर से ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन कोनिक्स ऑफ द लाइन बेसिक लाइन पासिंग थ्रू पी के 3 पॉइंट्स दिए गए हैं एंड द ओरिजिन आर। इसके ओरिजिन के बारे में पूछा गया है। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जब कोई डायरेक्शन जो कोसाइन से जब कोई लाइन बेसिस होके परपेंडिकुलर होके ओरिजिन से जाती है तो उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी अपॉन एंड सी अपॉन। तो इसकी जो 2 3 1 दिया हुआ है ये ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। तो इस फॉर्मूले में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/14, 3/14 माइनस 1/14। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज। तो मैंने आपको पढ़ा है कि जब कोई भी एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ अ क्यूब होता है तो उसमें कॉस थीटा बराबर इक्वेशन होती है, जितनी वैल्यू आती है। तो इसमें जो आंसर दिया गया था वो कॉस इनवर्स 1/3 दिया गया था। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको याद होगा क्लास में। अगर नहीं याद है तो आप नोट्स देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सेस आर। तो जेड एक्सेस के कोसाइन के जो डायरेक्शन होते हैं वो हमेशा 0,0,1 होते हैं। हिंट्स में मैंने ये दे रखा है कि डायरेक्शन आर इज, यानी जब हम एक डायरेक्शन में कोसाइन यानी एक्स वाई जेड तीनों प्रॉपर वे पे जब बनाते हैं तो एक्स के कोसाइन हमारे 1,00 होता है और वाई का होता है 0,1 0,1,0 एंड जेड का होता है 0,0, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी फॉर्म इट। जब भी कभी हमें याद होगा कि शायद जब भी कभी 3 पॉइंट होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि जैसे लगातार एक ही सीरियल में अगल बगल दिए होते तो इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियो आर 2:3:6 एंड 1:2:2 इज। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है आपका एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, यानी टू लाइंस जब भी किसी डायरेक्शन को के रेशियो को टच करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है थोड़ा बड़ा होता है कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडररूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड इनटू में होता है a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर, जिसमें हमारे a1 b1 और c1 होंगे 2 3 6 और a2 b2 3 होंगे हमारे 1 2 2। तो इनकी वैल्यू जब हम रखेंगे और कॉस थीटा में जब थीटा को इन्वर्स के थ्रो में कॉस को लेके आएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20/21। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 concurrent lines with direction conics L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 are कोप्लेनर इफ। तो ये एक ट्रू वैल्यू है। तो जब अभी कभी कोप्लेनर के लिए हमसे कुछ भी पूछता है तो हम इन तीनों का इन्वर्स में मल्टीप्लाई कराते हैं। यानी एक बार जब हम L1 L2 L3 को बंद रखेंगे तो हमारा N2 M3 हो जाएगा और M2 और N3 हो जाएगा, और नेक्स्ट में जब हम N1 N2 N3 बंद करेंगे तो हमारा L2 M3 और L3 और M2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका एक ये रियल वैल्यू होती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। The angle between the planes 2x minus y plus z is equal to 7 and x plus y plus 2z is equal to 9 is pi/3। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फॉर्मूला होता है 2y cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडररूट a1 a2। ये मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे a1 a2 तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 -1 और 1,
और हमारी v की वैल्यू सॉरी b1 a2 b2 3 b3 की c3 c2 की वैल्यू हो जाएगी 1 1 एंड 2। इसको जब हम इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर cos थीटा बराबर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था इमेज ऑफ द पॉइंट 357 इन द प्लेन्स 2x + y + z = 6 इज। तो कह रहा है कि हम इमेज कह रहे हैं कि द पॉइंट इन द प्लेन्स, जो प्लेन्स में जो पॉइंट है 357, इस जो प्लेन है इसके जो इमेज है, जो इलिप्स है, इस पे ये डिस्टेंस में इस प्लेन्स में शो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द प्लेन्स फॉर्मूला होता है d बराबर ax1 + by2 + cz2 + d भागित होता है, यानी ये डिवाइड है √a² + b² + c²। तो जिसमें हमारा a, b और c हो जाएगा 3, 5 और 7, सॉरी 2, 1 और 1, और हमारा जो ये डिवाइड अपॉन √a² + b² + c² लिखा वो हमारा 3, 5, 7 हो जाएगा। तो इससे जो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो x, y, z के फॉर्म में आएगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो -x + 3y + 5z होगी = 0, या जो वैल्यू आएगी उसके साथ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए आर 2, 3, -5 इफ 0 इज द ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर ओ ए इज। तो 2x + 3y + 5z = 38। Hence general equation of perpendicular to ax + by + cz + d = 0, where d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट नहीं है, a² + b² + c², और a b c की वैल्यू हमें इससे पता चल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 4x 4y - 5z = 12 एंड 8x। इक्वेशन दी हुई है सिमेट्रिकल फॉर्म। तो द स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, हिंट्स में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में जब भी इक्वेशन दी होती तो बहुत थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है। तो b1 x माइनस ये जो b1 d1 a1 c1 और ये जो दिया हुआ है, तो इसमें जो हमारे पहले वाले हैं तो a1 हमारा 8 है, b1 हमारा 12 है, और c1 हमारा 13 है -13, और d1 जो हमारा है वो 32 है। इसी तरीके a2 b2 c2 एंड d2 की वैल्यू हमारी सेकंड इक्वेशन से निकल आएगी। तो इस वैल्यू को जब हम इस सोल्यूशन में रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x - 1/2 = y - 2/3 = z - 0/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ अ कोएक्सल सिस्टम विच हैव 0 रेडियस आर कॉल्ड द। तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि जब भी किसी सेंटर के स्पेयर में से कोई भी कोएक्सल सिस्टम विच हैव अ 0 रेडियस आर कॉल्ड द लिमिटिंग पॉइंट। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन 2x² + 2y² + 2z² - xyz = रिप्रेजेंटेड अ। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारा स्फेयर रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर होता है हमारा x² + y² + z² + 2ux 2uy + 2wz + d। तो सेम इक्वेशन है, सेम वैल्यू है, सिर्फ इक्वेशन की वैल्यू अलग है, बाकी इक्वेशन सेम मैच कर रही है। तो ये इक्वेशन हमारी होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर, तो इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंट अ स्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2019 कानपुर में आया हुआ है। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ अ कोन विच पासिस थ्रू अ कोऑर्डिनेट्स एक्सेस इज। तो जब भी कोई सेकंड डिग्री का कोण एक कोऑर्डिनेट एक्सेस से पास होता है तो f(y(z) + g(z)x + h(x)y = 0 होता है। इसकी पूरी इक्वेशन मैंने क्लास में कराई है, आप नोट्स देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री x² + y² = r² इन द इक्वेशन ऑफ ए। तो ये जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो 3 डायमेंशनल इक्वेशन की जो इक्वेशन है वो सिलेंडर रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनी लाइन ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड, जनरेटर बोलते हैं, एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड जनरेटर। तो इसके लिए हिंट्स दिया गया है कि एक आपको कोन बनाया गया है, इसमें जो 2 पॉइंट्स एक जगह मिलते हैं उसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं, जो सरफेस एरिया है उसको हम जनरेटिंग लाइन बोलते हैं, और जो मेरा बाहर जो हमारे जो नीचे गोलाकार जो आकृति होती है उसको गाइडिंग कर्व बोलते हैं। तो इस जो बचा सरफेस एरिया, तो उसने वही पूछा है कि एनी लाइन, कोई भी लाइन जो सरफेस एरिया के सिलेंडर में होती है उसको क्या बोलते हैं, तो जनरेटिंग लाइन बोलते हैं, और इसमें आंसर में आपको जनरेटर मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रिप्रेजेंटेड, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, यानी जो इक्वेशन है ये हमारी हाइपरबोलाइक ऑफ वन शीट की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस वैल्यू इज रियल वैल्यू ऑफ अ हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट्स, क्योंकि टू शीट्स की इक्वेशन जो हमारी होती है उसमें माइनस होता है, जहाँ पे भी प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन बोल रहा है अ क्यूब कर्व मीट्स अ गिवन प्लेन एट, तो जब भी एक क्यूब कर्व जो है वो कहाँ पर आकर मिलता है, तो 3 पॉइंट्स पे आके, एक क्यूब कर्व हमेशा 3 पॉइंट्स पे आके मिलता है। आपको 12th में भी ये चीज़ पढ़ाई गई होगी और अभी भी मैंने क्लास में भी पढ़ाया है कि क्यूब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर कर्व क्या होता है ये पता होना चाहिए, और जब ये मिलते हैं आके तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ द नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन टू द ellipsoid x square upon equation फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट्स x1 y1 प्लस z1 इज, तो पहले जब हम क्यूबाइड और कर्व की इक्वेशन बोलते हैं तो 6 पॉइंट पे मिलती है, लेकिन लिखा है द नंबर ऑफ द नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन टू द, यानी इस इक्वेशन से हम कितने एलिप्सॉइड, अगर पॉइंट्स भी दिए हैं और इक्वेशन भी दी तो हम कितने एलिप्सॉइड हम बना सकते हैं, तो हम इससे 6 एलिप्स बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज, तो किसकी इक्वेशन होती, हमेशा याद रखना द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट्स की इक्वेशन होती ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई इज इक्वल टू सी गामा प्लस जेड। इसमें कभी कभी ए बी सी की वैल्यू भी दी होती है और हमें इक्वेशन बनानी होती है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू गामा प्लस जेड, तो कभी कभी इक्वेशन पूछ लेता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोलाइड इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2cz। बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन कोई भी नहीं है, बस आपको कुछ तो मैथ्स में डेफिनेशन भी आती हैं तो आपको वो भी याद करनी पड़ेंगी, जो कि ऑप्शनल में भी आती हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2cz। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिकल्स आर 4,0 डिग्री 4, पाई एंड 4, पाई/2 इज, तो ये हो जाएगा 16, इसकी वैल्यू आई हुई है, हिंट्स में दे रखा है। हुज वर्टिसाइज आर R1, यानी पहले जो वैल्यू थी 4 और 0 तो वो R1 θ1 हो गई, दूसरी R2 θ2 हो गई, तीसरी R3 θ3 हो गई, तो हमारे डेल्टा बराबर हो गया 1/2 R1 R2 साइन थीटा माइनस θ2, तो इसमें जब वैल्यू रख देंगे तो हमारी वैल्यू डेल्टा बराबर जो आएगी वही हमारी वैल्यू हो जाएगी वर्टिकल एरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हु सेंटर इज r, अल्फा एंड रेडियस a इज, तो जब भी कभी हमें सेंटर में r, अल्फा एंड रेडियस a इज पता होती है तो इसकी इक्वेशन होती है, मैंने आपको सर्कल सेक्शन जब पढ़ाया है तब मैंने आपको ये इक्वेशन पढ़ाई है, तो r स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल r कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस r स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। कभी कभी स्मॉल r की जगह पे अल्फा होता है, अगर यहाँ पे अल्फा दिया होता है तो हो सकता है उसकी जगह पे कोई और कॉन्सोनेंट लिया गया हो, तो ये मैंने आपको सर्कल सेक्शन में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एनी एलिप्स, किसी भी एलिप्स के लिए कैसे पता करेंगे कि एलिप्स, यानी ई की वैल्यू जो होती है, ई फॉर एलिप्स जो लेस देन 1 होती है, देन कॉनिक्स इज अ एलिप्स, अगर ई की वैल्यू 1 से कम है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी एलिप्स होती है। तो ये फिगर बनाया है तो हिंट्स के लिए, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ई इज इक्वल टू साइन अल्फा वेयर 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री देन द कोनिक इज, तो कोनिक क्या होगा, तो कोनिक हमारा इलिप्स होगा। कैसे होगा, हिंट्स में दिया हुआ है कि अगर ई की वैल्यू 0 है तो कोनिक इज सर्कल है, अगर ई की वैल्यू 1 से कम है तो कोनिक इज पैराबोली है, अगर ई पैराबोला है, अगर ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो कोनिक्स इलिप्स है, एंड अगर ई की वैल्यू 0 से कम है तो देन कोनिक्स इज अ हाइपरबोला। तो ये आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला, इक्वेशन दी हुई है इज, तो इक्वेशन जो दी हुई है हिंट्स में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ए हमारा 19 है और बी हमारा 1 है इस इक्वेशन में, और एच जो हमारा है वो हमें एच हमें जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, और हमारी डेल्टा की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, ए एच जी बी एच एच बी एफ एंड जी एफ सी, ये हमको इक्वेशन
जो दी हुई है इससे हमको डेल्टा की वैल्यू पता चलेगी। पहले हमें एच की वैल्यू निकालनी है, जो एक ऐसी इक्वेशन रखेंगे जिससे ये समीकरण पूरा सॉल्व हो जाएगा, वो हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको सोल्यूशन करना है और इसका आंसर निकालना है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, जिसका एक्सप्लेन आपको बहुत करवाना है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड कोरोना वायरस से सभी लोग बच के रहिए, घर पे रहिए जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है। आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएंगे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। ऑल द बेस्ट।